एपिसोड 631 टू 640। अध्याय 631। क्या आप आह लेन को जानते हैं? शेन जिया के कक्ष से निकलने से पहले जी चेंग ने उसकी देखभाल के लिए 2 नौकरानियों को नियुक्त किया और उसके कक्ष के बाहर 2 गार्ड तैनात कर दिए ताकि आपात स्थिति में वे कमरे में तुरंत प्रवेश कर सकें। झाओ मिंग को लगा कि बाहर 2 गार्ड तैनात करना उनकी अति प्रतिक्रिया थी, लेकिन उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो ये सब शेन जिया की चिंता के कारण कर रहा था, अन्यथा खबर मिलते ही वह उससे मिलने नहीं आता। कमरे में वापस जाते समय जी चेंग ने झाओ मिंग की ओर देखकर पूछा, चूंकि आंटी शेन जिया यहाँ है, तो क्या हमें अंकल लू को भी ढूंढकर यहाँ नहीं लाना चाहिए? उनके बिना अकेले रहना उनके लिए मुश्किल होगा। झाओ मिंग को आश्चर्य हुआ कि उसने झाओ मिंग के चाचा को मास्टर लू कहकर नहीं बल्कि अंकल लू कहकर पुकारा। वह पहले भी शाही महल में आ चुका था, लेकिन उस समय उन्हें पता नहीं था कि शेन जिया कहाँ है। उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है यह एक अच्छा विचार है, लेकिन क्या आपको पता है कि वह अभी कहाँ है? मैंने सुना है कि वह फिर से पहाड़ों पर चला गया है, लेकिन मैं किसी को उसे ढूंढने के लिए भेज सकता हूँ। शायद हम उसे ढूंढ पाएंगे। उसने सिर हिलाकर उसके सुझाव से सहमति जताई। महल में वापस जाने से पहले उन्होंने मुख्य महल के सामने वाले बगीचे में टहलने का फैसला किया, क्योंकि मौसम अच्छा था। मौसम बदल रहा था और ठंड बढ़ रही थी। अब दिन भी उतने गर्म नहीं रहे। बगीचे में टहलना बहुत अच्छा लग रहा था। एक दूसरे का हाथ पकड़े ताजी हवा का आनंद लेते हुए झाओ मिंग अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए और उसने पूछ लिया, जी चेंग, राजकुमार ज़ेलान के बारे में क्या आपको लगता है कि वह गलत नहीं है? मेरा मतलब है, आपने पिछली बार अपनी माँ से कहा था कि उसे और उसकी माँ को महल से बाहर निकालने के लिए उनकी ही गलती थी। क्या महारानी माँ के गलत व्यवहार के कारण ही आपने उसे महल में रहने दिया? उसके शब्द सुनकर वह अपने कदम रोक बैठा। उसकी आंखों में देखते ही उसके माथे पर शिकन आ गई। उसने उसकी ओर देखा और कुछ मिनटों तक चुप रहा। उसकी चुप्पी ने उसे असहज कर दिया। जैसे ही वह विषय बदलने वाली थी, उसने उसके शब्द सुने, मुझे यकीन है कि माँ ने गलत किया। भले ही वह उपपत्नी का बेटा हो, इसका मतलब यह नहीं है कि वह महल का हिस्सा नहीं है। आखिर वह पिता का बेटा है। हालांकि ये वह कारण नहीं था जिसके कारण मैंने उसे यहाँ रहने की अनुमति दी, उसने स्पष्ट रूप से कहा। अब वह और भी ज्यादा उलझन में थी। फिर उसने उसे यहाँ रहने की अनुमति क्यों दी? जैसे ही वह ये सवाल पूछने वाली थी, उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। महाराज! पीछे से जी ज़ेलान की आवाज सुनकर वह चौंक गई। जब ज़ेलान उनके पास आए और विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया तो जी चेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हालांकि झाओ मिंग को ऐसा लगा जैसे वह किसी के बारे में पीठ पीछे बुराई करते हुए पकड़ी गई हो। महाराज, आपसे मिले हुए कई दिन हो गए। आप कैसे हैं? उसने झाओ मिंग से पूछा, जो उसके असली स्वभाव को जानने के बावजूद अभी भी उसके विनम्र शब्दों का अभ्यस्त हो रहा था। मैं ठीक हूँ। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और चेहरे पर मुस्कान लाने में कामयाब रही। उसने सिर हिलाया और जी चेन की ओर मुड़ा, जिसके चेहरे पर हमेशा की तरह उदासी छाई हुई थी। महामहिम, मुझे कुछ बात करनी है। क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं? जी चेंग ने कोई भाव नहीं दिखाया और झाओ मिंग की ओर मुड़कर कहा, तुम कमरे में जाकर मेरा इंतजार करो। हम साथ में दोपहर का भोजन करेंगे। झाओ मिंग को देखकर जी ज़ेलान ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसकी निगाहें झाओ मिंग पर टिक गईं और उसने अपने होठों पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश करते हुए अपनी मुट्ठियां भींच ली। झाओ मिंग ने सिर हिलाया और उन दोनों को अकेला छोड़कर चला गया। चलो पढ़ाई करने चलते हैं, जी चेंग ने कहा और महल की ओर चल पड़ा, जबकि जी ज़ेलान उसके पीछे पीछे चलने लगी। इस उपन्यास को webnovel.com पर पढ़ें, स्पेस हटा दें। यदि आप इसे कहीं और पढ़ रहे हैं तो यह उपन्यास पायरेटेड है। चोरों का नहीं, मूल लेखक का समर्थन करें और नवीनतम अपडेट प्राप्त करें। सादर कामलिन। अध्ययन कक्ष के अंदर जी ज़ेलान जी चेंग के सामने बैठी थी और उसे एक अस्पष्ट निगाहों से घूर रही थी। महाराज, मैंने सुना है कि आप मेरे बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको मुझ पर शक है तो आप सीधे मुझसे पूछ सकते हैं। इतनी झंझट क्यों मोल ले रहे हैं? जी ज़ेलान ने विनम्रता दिखाने की कोशिश करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उनके शब्दों में व्यंग्य साफ झलक रहा था। जी चेंग ने अपने पैरों को एक दूसरे पर रखकर उत्सुकता से पूछा, तो अगर मैं सीधे पूछूं तो क्या तुम सच बताओगे? उसने बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखा। दोनों उनकी आंखों में धमकी भरे अंदाज में घूर रहे थे और पलके भी नहीं झपका रहे थे। काफी देर की चुप्पी के बाद जी ज़ेलान ने आखिरकार उससे अपनी नजरें हटाईं और कहा, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी।
जी चेंग ने सिर हिलाया और पूछा, आह लेंग, वह अंगरक्षक जो महारानी के साथ चलता था और उन पर नजर रखने की कोशिश कर रहा था, क्या वह आपका ही आदमी था? आह लेन के बारे में पूछे गए सवाल को सुनकर जी जेलान ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने मुस्कुराते हुए नजरें फेर ली। हालांकि 1 मिनट बाद उसने जी चेन की ओर देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन अगर तुम उसी आह लेन के बारे में बात कर रहे हो जिसे मैं जानता हूं, तो तुम सही हो। वह मेरा आदमी था, कम से कम पहले हुआ करता था। जब हम छोटे थे तब मैंने उसकी जान उन ग्रामीणों से बचाई थी जो 4 पकौड़े चुराने के लिए उसे पीट पीट कर मार डालना चाहते थे। तब से वह मेरा पीछा करने लगा। लेकिन कुछ साल पहले वह नौकरी की तलाश में अपने रास्ते चला गया। उसके बाद मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। जी चेंग ने जी जेलान के जवाब को देखकर अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने अहम मुद्दे को टालते हुए कहा कि वह उसे जानता तो है, लेकिन कुछ सालों से उनका कोई संबंध नहीं है। बहुत बढ़िया। जी चेंग ने आर्मरेस्ट पर उंगलियां थपथपाते हुए टिप्पणी की। तो फिर सीमा पर जो कुछ हो रहा था उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसने ठंडी और गहरी आवाज में सवाल किया, उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, ये प्रश्न सुनकर जी जेलान के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। अध्याय 632 निर्वासित। जी चेन का सवाल सुनकर जी जेलान के चेहरे पर उदासी छा गई। हालांकि पल भर में ही उनकी उदासी गायब हो गई और उसकी जगह उलझन भरे भाव आ गए। महाराज, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, उसने जी चेन की आंखों में देखते हुए कहा। जी चेंग अपनी हंसी नहीं छिपा सका और बोला, तो राजकुमार जी जेलान को अज्ञानी होने का नाटक करना आता है। जी जेलान ने कुछ नहीं कहा और बस उदासीन भाव से उसे देखता रहा। उसे पक्का पता नहीं था कि जी चेंग को कितनी जानकारी है, इसलिए वह मूर्खता करके अपनी सारी योजनाएं उजागर नहीं कर सकता था। अस्वीकार करना ही सबसे अच्छा बचाव है। राजकुमार जी जेलान, भले ही आप राजकुमार हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि मैं चुपचाप बैठकर आपको मनमानी करने दूंगा? हम। जी चेंग ने मेज पर रखी चाय उठाते हुए धीरे धीरे एक घूंट पिया। जी जेलान ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, महाराज, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। मैं तो राजकुमार भी नहीं हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? उन्हें राजकुमार माना जाता था, लेकिन वेजजू ने उन्हें राजकुमार की उपाधि दिए जाने से पहले ही महल से बाहर निकाल दिया। क्योंकि उनका जन्म उपपत्नी के घर हुआ था, इसलिए उन्हें अपनी मां के साथ घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्हें राजकुमार कहलाने का अधिकार भी नहीं मिला। जी चेंग ने अपने होंठ सिकोड़कर सिर हिलाया, तुम सही कह रहे हो। तुम राजकुमार नहीं हो। अगर तुम राजकुमार नहीं हो तो सीमा पर जो कर रहे हो वह और भी गलत है। महाराज, मैंने क्या किया? जी जेलान ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह जानता था कि जी चेंग सीधे सीधे उस पर दोष नहीं लगा सकता। भले ही वह सम्राट हो, उसे अपने दावों को साबित करना होगा। वह जी चेंग को जानता है। वह ऐसा अत्याचारी नहीं है जो बिना किसी सबूत के किसी को मार डाले। साथ ही भले ही वह सम्राट हो, उसे नियमों का पालन करना ही होगा, अन्यथा उसके संपर्क में आए लोग अपना दांव चल देंगे। जी चेंग कुछ देर तक चुप रहा और कुछ नहीं बोला। जी जेलान के होठों पर मुस्कान आ गई जब उसने सोचा कि जी चेंग के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन उसके अगले शब्द सुनकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। तुम सही कह रहे हो। तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन क्या मैंने तुम्हें यह नहीं बताया था कि जीजू द्वारा प्रबंधित सीमा के आसपास का क्षेत्र अब सीधे मेरे अधिकार में है? जी चेंग ने भौहें चढ़ाते हुए उत्तेजक लहजे में कहा। जी जेलान के चेहरे पर उसकी बातें सुनकर उदासी छा गई। सीमावर्ती क्षेत्र का प्रबंधन जेलान के नाना जीजू कर रहे थे। जी जेलान इसी अधिकार का दुरुपयोग करते हुए अपने संपर्कों का विस्तार करने और विद्रोह की तैयारी करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वह इस समय शाही सत्ता के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन स्थानीय सीमावर्ती क्षेत्र में उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हो रही थी। चूंकि यह सीमावर्ती क्षेत्र था और केंद्र से दूर था, इसलिए इसका प्रबंधन जीजू द्वारा किया जाता था और उसे केवल सम्राट को वार्षिक रूप से वफादारी और उपहार देने की आवश्यकता होती थी। लेकिन अगर यह सम्राट के सीधे शासन के अधीन आ जाता है तो उसकी शक्ति प्रभावित होगी। जी जेलान ने दांत पीसते हुए कहा, क्या उस क्षेत्र का प्रबंधन राजा जीजू द्वारा नहीं किया जाता था? शाही प्राधिकरण अचानक उसका प्रभार क्यों लेना चाहता है? वह यथासंभव शांत रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जी चेंग ने उसकी घबराहट को भांप लिया, जिसके कारण उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। इस उपन्यास को webnovel.com पर पढ़ें, स्पेस हटा दें। यदि आप इसे कहीं और पढ़ रहे हैं तो यह उपन्यास पायरेटेड है। चोरों का नहीं, मूल लेखक का समर्थन करें और नवीनतम अपडेट प्राप्त करें। सादर, कामलिन।
जी ज़ेलान, मुझे लगता है कि आप यहाँ कुछ भूल रहे हैं। जी जू अब राजा नहीं है, वे शाही अधिकार के अधीन पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहे हैं और क्षेत्र का प्रबंधन कर रहे हैं। हालांकि सैन्य अधिकारियों को कुछ ऐसी गतिविधियों का आभास हुआ है जो शाही आदेश के विरुद्ध हैं। तो नियमों के अनुसार उस क्षेत्र का प्रबंधन अब से शाही दरबार द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा और जीजू का शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उन्हें एमदेश में निर्वासित कर दिया जाएगा। जी चेंग का लहजा धीमा और संयमित था। उन्होंने जी ज़ेलान को सीमा पर सत्ता व्यवस्था में बदलाव करने के लिए कुछ दिनों तक रुकने की अनुमति दी थी। जी ज़ेलान महल में संपर्क बनाने और शाही सत्ता के खिलाफ कुछ जानकारी जुटाने आया था, लेकिन जी चेंग ने उसी की चाल का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया। उसने उसे जी राजवंश के राजकुमार होने के नाम पर रहने की अनुमति दी और अंत में उसने जीजू से सत्ता छीन ली। यदि जीजू शक्तिहीन हो जाती है तो जी ज़ेलान भी शक्तिहीन हो जाएगी। दूसरों के विपरीत जी ज़ेलान खुलेआम नहीं खेलती। वह धूर्त है और दिमागी दांव पेच में माहिर है। उसे बल से पराजित नहीं किया जा सकता, बल प्रयोग करने पर उसके लोग जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं और गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लेकिन अगर काम नियमों के अनुसार किया गया हो तो कोई भी किसी बात से इनकार नहीं कर सकता। जी ज़ेलान के चेहरे पर गुस्सा फूट पड़ा और उसने मुट्ठी कसते हुए कहा, महाराज, आप दादा जीजू को कैसे निर्वासित कर सकते हैं? उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जीजू उनके दादा थे। जी ज़ेलान को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके दादा को उनके कर्मों के लिए दंडित किया जा रहा है। जी चेंग अपने हाथ में कलम से खेलते हुए बोला, जी ज़ेलान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उस क्षेत्र का प्रबंधन अच्छे से किया था या नहीं। अगर उसने राजसत्ता के खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत की तो मुझे उसे दंडित करने का पूरा अधिकार है। हालांकि मैं उसे तुरंत न मारकर उदारता दिखा रहा हूं और उसे निर्वासन में भेज रहा हूं। ये सब आप सबके भले के लिए है। आखिरकार वो तुम्हारे दादा हैं। जी चेंग ने ये सब उनके लिए करते हुए कहा। जी चेंग की बेशर्मी देखकर जी ज़ेलान ने उपहास किया। उसने उसकी पूरी योजना बर्बाद कर दी और अब भी कह रहा है कि उसने ये सब उसके लिए किया। अध्याय 633 जियाओली के पिता। जी चेंग की बातें सुनकर जी ज़ेलान के चेहरे के भाव बदल गए। अगर जी चेंग सीधे उस क्षेत्र का प्रबंधन संभालता है तो उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। ज़ेलन, अगर तुम चाहो तो कुछ और दिन महल में रह सकती हो। आखिर दादी शुरेन तुम्हें बहुत प्यार करती हैं। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई, क्योंकि अब वह इलाका मेरे अधीन है, इसलिए तुम जीजू के पुराने निवास में नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें निर्वासित कर दिया गया है और जल्द ही एक नया गवर्नर उनकी जगह लेगा। मेरा सुझाव है कि तुम कोई और जगह ढूंढ लो। ये कहते हुए जी चेंग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर चला गया। चूंकि उसके पास जी ज़ेलान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था कि उसने आहलेंग को महल में प्रवेश करने दिया या सीमा पर कुछ कर रहा था, इसलिए उसने उसकी शक्ति को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष तरीका चुना। जी ज़ेलान, तुमने मुझे बहुत कम आंका है। जी ज़ेलान ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए जी चेंग को अध्ययन कक्ष से बाहर जाते हुए देखा। जब वह कमरे में अकेला होता था तो उसके चेहरे के भाव गंभीर हो जाते थे। जी चेंग, उसने गुस्से से अपनी मुठियां भींच ली और उसकी आंखें लाल हो गईं। इतने सालों की मेहनत बेकार चली गई। झाओ मिंग आईने में अपनी परछाई को घूर रही थी और शेन जिया के कहे शब्दों के बारे में सोच रही थी। बीते समय की कोई बात, उसने धीरे से कहा और यह याद करने की कोशिश की कि वह बात क्या हो सकती है। क्या बात? जी चेंग के कमरे में प्रवेश करने और उसकी बातें सुनने पर वह चौंक गई। वह उसके पीछे रुक गया और असमंजस भरी निगाहों से उसे घूरने लगा। क्या कुछ हुआ है? उसने उसके भावहीन चेहरे को देखकर पूछा। उसने सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं। तुमने उससे बात की? उसे आश्चर्य हुआ कि क्या जी ज़ेलान और उसके बीच अच्छी बातचीत हुई थी। उसने सिर हिलाया और बिस्तर पर बैठ गया। आप जानना चाहते हैं कि हमने किस बारे में बात की? उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं कि राज्य के रहस्य को जानकर अपनी जान खतरे में डालूं। उसकी बातें सुनकर वह मुस्कुराया। लेकिन अगर वह इस बारे में सोचे तो यह वाकई राज्य का रहस्य है। उसने सिर हिलाया और उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा, बहुत बढ़िया। अरे, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। जी चेंग ने झाओ मिंग को घूरते हुए अपनी पीठ सीधी की। झाओ मिंग ने अपनी भौहें उठाकर पूछा, क्या बात है? मुझे एक पत्र मिला है जिसमें लिखा है कि इल देश के राजा महल में आ रहे हैं। उनके 2 सप्ताह बाद महल में पहुंचने की उम्मीद है। झाओ मिंग ने भौहें चढ़ा ली जब उसे याद आया कि इल देश का राजा शियाओली का पिता है। तो क्या उसके पिता आ रहे हैं? क्यों? 2 हफ्ते बाद? माँ की सजा तो 1 हफ्ते में खत्म हो रही है ना?
उसने अचानक याद करके पूछा कि वेनजू की सजा की अवधि भी जल्द ही समाप्त होने वाली है। दादी शुरेन के देर से आने के कारण उन्हें महारानी की भूमिका संभालने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला, लेकिन वेनजू को प्रताड़ित करने के लिए ये काफी था। दादी शुरेन ने वेनजू की जिंदगी को नरक बना दिया है। जब वेनजू शुरेन की सेवा करती है तो उसे न केवल उनका कमरा साफ करना पड़ता है, बल्कि उनके लिए दिन में 3 बार खाना भी बनाना पड़ता है। और अगर खाना खराब बनता है तो उसे सब कुछ दोबारा बनाना पड़ता है। इतना ही नहीं, उसे दादी शुरेन के कपड़े भी धोने पड़ते हैं और उनके नहाने का पानी भी तैयार करना पड़ता है। उसने पहले कभी वेनजू को किसी से इतना डरते हुए नहीं देखा था। अब तो शुरेन की आवाज सुनकर भी वेनजू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वेनजू के साथ साथ शियाओली की सजा की अवधि भी समाप्त होने वाली है। हालांकि उसे प्रधान पत्नी का पद वापस देना है या नहीं, ये निर्णय झाओ मिंग के अधिकार क्षेत्र में है और उसने अभी तक फैसला नहीं लिया है। इस उपन्यास को webnovel.com पर पढ़ें, स्पेस हटा दें। यदि आप इसे कहीं और पढ़ रहे हैं तो यह उपन्यास पायरेटेड है। चोरों का नहीं, मूल लेखक का समर्थन करें और नवीनतम अपडेट प्राप्त करें। सादर कामलिन... एक सप्ताह बाद अदालत का आयोजन किया गया जिसमें केवल रानियां और कुछ महत्वपूर्ण दरबारी सदस्य ही महारानी डोवेजे को उनका पद वापस देने के लिए उपस्थित थे। यह न केवल वेनजू की सजा खत्म होने का दिन था, बल्कि शियाओली की सजा भी खत्म होने का दिन था, क्योंकि उन दोनों को एक साथ लाल पत्र दिए गए थे। दादी शुरेन भी वहां मौजूद थीं, लेकिन उन्हें समारोह के बाद वापस जाना था। जी जेलिन कुछ दिन पहले महल छोड़कर चली गई। झाओ मिंग को पता नहीं क्यों, लेकिन जी चेंग इन दिनों रातें अध्ययन कक्ष में बिता रही है और काफी व्यस्त लग रही है। वेनजू की हालत देखकर झाओ मिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। शुरेन की यातनाओं के कारण वह अब तक सुस्त लग रही थी, लेकिन महारानी का ताज दोबारा मिलते ही उसका चेहरा खिल उठा। शुरेन ने उसकी मुस्कान देखकर नाक सिकोड़ी। वह जानती है कि वेनजू अपने लालची स्वभाव को कभी नहीं सुधार पाएगी। शियाओ ली भी उदास चेहरे के साथ अन्य रानियों के बीच बैठी थी। वह जियाशी को ऐसे घूर रही थी मानो उसे पूरा निगल जाना चाहती हो। वेनजू को फिर से महारानी का ताज पहनाया गया था, लेकिन उन्हें अभी तक प्रधान रानी का पद नहीं दिया गया था। केवल उनके मासिक बजट को मंजूरी दी गई है, लेकिन उनके प्रधान संगिनी का पद ग्रहण करने का निर्णय फिलहाल स्थगित है। समारोह समाप्त होने के बाद उन्होंने दादी शुरेन को विदा किया। जी चेन काम करने के लिए अपने अध्ययन कक्ष में वापस चले गए और जैसे ही झाओ मिंग अपने कमरे में जाने वाली थी, उन्होंने एक परिचित आवाज सुनी। झाओ मिंग अपने कदमों पर रुक गई और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वह मुड़ी और बोली, महारानी। वेनजू ने चारों ओर देखा और पाया कि आसपास कोई नहीं है। वह उसके करीब आए और बोली, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो? तुम भूल गई हो कि मैं महारानी हूं। तुम मुझसे बच नहीं सकती। मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। अध्याय 634 राजा जियोरुओगान। वेनजू की गुप्त हरकतों को देखकर झाओ मिंग ने चिढ़कर कहा। वेनजू ये शब्द खुलकर बोल भी नहीं सकती और यहाँ वो उसे धमकी दे रही है कि उसे चैन से जीने नहीं देगी। उसने अपने चेहरे पर स्पष्ट रूप से व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए उसके चेहरे को घूरकर देखा। अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए जब उसने वेनजू के पीछे देखा। ओह महाराज! वेनजू की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं और वह अचानक चुप हो गई। घबराहट में उसने एक गहरी सांस ली और इनकार करते हुए हाथ हिलाए। जी चेंग, ऐसा नहीं है। ये कहते हुए वह मुड़ गई, लेकिन जब उसने देखा कि वहां कोई नहीं है तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। झाओ मिंग जी चेंग के नाम का इस्तेमाल करके उसे डराने की कोशिश कर रहा था। उसने दांत पीसते हुए उसे सबक सिखाने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन जब वह मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। अंडरस्को, वह कब चली गई? अल्पविराम। अपने कमरे में लौटते समय झाओ मिंग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वह जानती है कि वेनजू महारानी है, लेकिन किसी कारणवश उन्हें उनसे डर नहीं लगता। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। असल में वेनजू ही ज्यादा मूर्ख और मजाकिया है। उसकी शख्सियत देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वह महारानी है। वह मजबूत और शक्तिशाली दिखने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसे खुद लगता है कि वह एक मजाक है। वह सिर्फ खोखली बातें करती है। जी चेन की मौजूदगी में वेनजू के हाथ में कुछ भी नहीं है। इस उपन्यास को webnovel.com पर पढ़ें, स्पेस हटा दें। यदि आप इसे कहीं और पढ़ रहे हैं तो यह उपन्यास पायरेटेड है। चोरों का नहीं, मूल लेखक का समर्थन करें और नवीनतम अपडेट प्राप्त करें। सादर कामलिन... एक सप्ताह बाद शाही दरबार में जी चेंग और झाओ मिंग अपने सिंहासन पर बैठे थे, जबकि वेनजू महारानी के शाही सिंहासन पर बैठी थी।
अदालत में केवल कुछ महत्वपूर्ण मंत्री ही उपस्थित थे जो अन्य देशों के साथ संबंधों और व्यापार से संबंधित कार्यों को संभालते हैं। यह विशेष दरबार एल देश के राजा के स्वागत के लिए आयोजित किया गया था, जो शियाओली के पिता भी हैं। इसीलिए शियाओली को भी इस दरबार में आमंत्रित किया गया था, लेकिन वह दूसरों से अलग बैठी थी। हालांकि उसकी सजा की अवधि समाप्त हो चुकी थी, लेकिन झाओमिंग ने अभी तक उसे प्रधान रानी का पद नहीं दिया था। ये निर्णय उसी के अधिकार क्षेत्र में है और कोई नहीं जानता कि उसने अभी तक शियाओली का पद उसे क्यों नहीं दिया है। वेन जू को महारानी के रूप में पुनः नियुक्त हुए 1 सप्ताह हो चुका है, लेकिन शाओली को अभी तक मुख्य रानी घोषित नहीं किया गया है। चूंकि उन्होंने अभी तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है, इसलिए सभी चिंतित हैं। जियाशी जी चेंग के बगल में प्रधान रानी की गद्दी पर बैठी थी, जबकि शियाओली अन्य रानियों के बैठने की जगह पर सबसे अलग बैठी थी। चूंकि अन्य रानियों को आमंत्रित नहीं किया गया था, इसलिए वह वहां अकेली बैठी थी। इससे वह और भी दयनीय दिखने लगी। एल देश के राजा आ गए हैं। गार्ड आगे आया और उसने शियाओ रुओगांग के आगमन की घोषणा की। झाओ मिंग ने आंखें सिकोड़कर देखा तो उसे वही व्यक्ति शाही भारी वस्त्र पहने हुए दिखाई दिया, जैसा उसने अनुमान लगाया था। उस व्यक्ति के चारों ओर एक मजबूत और शक्तिशाली आभा थी। उसने अपने होंठ सिकुड़े और शियाओली की तरफ देखा। देखने में तो वह बेहद मासूम लग रही थी, जबकि उसके पिता बेहद खतरनाक दिख रहे थे। इसीलिए उसके व्यक्तित्व में विरोधाभास है। वह शियाओ रुओगांग के बारे में अच्छे विचार नहीं रखती, क्योंकि जब वह अतीत में झाओ मिंग से मिला था तो उसने दूसरों के सामने उससे विनम्रता से बात की थी, लेकिन निजी तौर पर उसने उसे धमकी दी थी कि भले ही शियाओली महारानी नहीं है, लेकिन वह एक दिन महारानी बनेगी। इसके अलावा भले ही जियाओली की शादी वैवाहिक समझौते के तहत हुई थी, लेकिन अगर वह उसके साथ हुए व्यवहार से असंतुष्ट होता तो वह समझौते के खिलाफ जाने में जरा भी संकोच नहीं करता, क्योंकि उस समय जी चेंग का राज्य अराजकता में डूबा हुआ था और देश में विद्रोह चल रहे थे। इसी वजह से झाओ मिंग शियाओली के खिलाफ जाने से डरती थी। इससे न केवल जी चेंग पर असर पड़ेगा, बल्कि उनके बीच की दुश्मनी के कारण वह नहीं चाहती थी कि युद्ध में सैकड़ों लोग मारे जाएं। हालांकि हालात नियंत्रण में आए काफी समय हो गया है, और इतना ही नहीं, जी चेंग पड़ोसी देशों में सबसे शक्तिशाली सम्राट के रूप में उभरे हैं, बल्कि उनका साम्राज्य अन्य साम्राज्यों में सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक है। अल्पविराम। महामहिम और महारानी को प्रणाम। जियाओ रुओगांग केंद्र की ओर चले और शिष्टाचारवश उनके सामने झुक गए। झाओ मिंग ने उनके अभिवादन का जवाब विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर दिया। राजा शियाओ रुओग, आप बहुत दिनों बाद महल में आए हैं। क्या इस बार आने में कोई खास बात है? औपचारिक अभिवादन के बाद जी चेंग ने उनसे पूछा कि क्या महल में आने का कोई विशेष कारण है। उन्होंने उन्हें ससुर कहकर संबोधित नहीं किया, बल्कि राजा शियाओ रुओग कहकर संबोधित किया। शियाओ रुओगांग ने अपने होंठ सिकुड़े और हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, इसमें खास बात क्या है? इस बार मैं यहाँ एक पिता के रूप में आया हूँ, न कि एल देश के राजा के रूप में। मुझे शाओली की 1 महीने से याद आ रही थी और इस बार मैंने महल में आने का फैसला किया। उन्होंने ये कहते हुए शाओली की ओर देखा जो एक तरफ अकेली बैठी थी। झाओ मिंग ने उसकी दयालुता देखकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। इस तरह के अच्छे पिता की छवि उसे बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। उसकी आंखों में एक गहरी चमक कौन थी, जिससे उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसने झाओ मिंग और जी चेंग का तो ठीक से अभिवादन किया, लेकिन प्रधान संगिनी के पद पर बैठी जियाशी का अनादरपूर्वक अभिवादन किया। 1 महीने पहले उन्हें जियाओली का पत्र मिला, जिसमें उसने अपने साथ हुई घटना और पिछले कुछ महीनों में झाओ मिंग के अजीब व्यवहार के बारे में बताया था। पत्र में यह भी लिखा था कि झाओ मिंग ने न केवल उन्हें लाल पत्र दिए थे, बल्कि प्रधान पत्नी का पद किसी और को दे दिया था। उसे अपना काम व्यवस्थित करने में कुछ समय लगा और उसके बाद वह जी राजवंश के लिए रवाना हो गया। वह अपनी राजकुमारी को कैसे कष्ट सहने दे सकता है? उसने जीवन भर उसे बहुत लाड़ प्यार दिया है। वह नहीं चाहता कि उसकी राजकुमारी जी चेंग से शादी करे, क्योंकि वह केवल एक संगिनी बनकर रह जाएगी, महारानी नहीं। हालांकि जियाओली जी चेंग से शादी करने पर अड़ी हुई थी और केवल उसे ही अपना पति बनाना चाहती थी। अंततः उसके पास सैन्य सहायता और दोनों देशों के बीच शांति के बदले में इस विवाह का प्रस्ताव रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। हालांकि वह अब भी चाहता था कि वह महारानी बने। अध्याय 635 कोको के बीज। झाओ मिंग ने देखा कि शियाओ रुओगांग उसे किस तरह देख रहा था। ये बिल्कुल भी सुखद नहीं था। हालांकि उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वह उसके बारे में क्या सोचता है। मंत्रियों ने उपहारों और विनम्र शब्दों से शियाओ रुओग का स्वागत किया।
भला वे उनके प्रति सम्मान न कैसे दिखा सकते थे। वे न केवल एल देश के राजा हैं बल्कि शियाओली के पिता भी हैं। शियाओली के पिता के साथ उनके बर्ताव को देखकर झाओ मिंग ने उपहास किया। ये झाओ मिंग के पिता या यहाँ तक कि आंटी शेन जिया के साथ उनके बर्ताव से बिल्कुल अलग था। वे उनकी परवाह इसलिए करते हैं क्योंकि वे एल देश के राजा हैं, लेकिन क्या उन्हें महारानी के पिता का भी सम्मान नहीं करना चाहिए? उन्होंने झाओ मिंग के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया तो वे उसके पिता के साथ अच्छा व्यवहार कैसे करेंगे? दूसरों से बात करने के बाद जियाओ रोगांग ने जी चेंग और उसकी ओर मुड़कर उनसे कहा कि वह सबके लिए कुछ उपहार लाया है और उन्हें दिखाना चाहता है। जी चेंग मान गया। झाओ मिंग ने होंठ सिकोड़े, लेकिन वह इसका विरोध नहीं कर सकी। ये औपचारिकता का एक हिस्सा था जो सम्राट के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए निभानी पड़ती थी। इसके अलावा जी राजवंश का एल देश के साथ गठबंधन था, इसलिए उसके लिए अपनी वफादारी दिखाने के लिए उपहार लाना आवश्यक था। शाओ रोगांग ने अपने आदमियों को इशारा किया और कुछ नौकर अपने हाथों में एक बड़ी ट्रे लिए हुए आगे आगे चलने लगे जो रेशमी लाल रंग के कपड़े से ढकी हुई थी। शाओ रोगांग नौकरानी की ओर बढ़ी और थाली से कपड़ा हटाकर कीमती आभूषणों को उजागर किया। महाराज, मुझे आशा है कि ये आभूषण आपको पसंद आएंगे, जियाओ रोगांग ने झाओ मिंग से विनम्रतापूर्वक कहा। उसने बेमन से मुस्कुरा दिया। आभूषणों पर जड़े रंग बिरंगे कीमती रत्नों को देखकर सबकी आंखें चमक उठी। अब सभी को उनके उपहारों से बहुत उम्मीदें थीं। इसके बाद उन्होंने एक और ट्रे खोली जिसमें 1000 साल पुराना जिनसेंग रखा हुआ था। सभी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं क्योंकि इस तरह का जिनसेंग परिवार के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, वह उपहार के रूप में कपड़े, गहने, जिनसेंग जैसी सभी महंगी चीजें लेकर आया था। झाओ मिंग इतनी सारी विलासिता की वस्तुएं देखकर थोड़ी थक गई थी। अब तो उसे इन वस्तुओं को देखकर न तो आश्चर्य होता है और न ही विस्मित महसूस होता है। जैसे ही वह इससे ऊबने लगी, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब शियाओ रोगांग ने आखिरी ट्रे से कपड़ा हटा दिया। ट्रे पर मुट्ठी भर भूरे रंग के बीज थे जो अजीब थे और किसी के लिए भी अज्ञात थे। दरबार में उन अजीब बीजों को उपहार के रूप में देखकर कानाफूसी मच गई। सम्राट को आज तक किसी ने भी ऐसे बीज उपहार में नहीं दिए थे। आखिरी वस्तु को देखने के बाद लोगों ने उपहार के चुनाव की आलोचना करना शुरू कर दिया। हालांकि उन विदेशी बीजों को देखकर झाओ मिंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये चॉकलेट बनाने में इस्तेमाल होने वाले कोको के बीज हैं। धिक्कार है, ये उसके हाथ कैसे लगे? उसकी दुनिया में तो ये दुर्लभ नहीं है, लेकिन इस दुनिया में ये बहुत कीमती और महंगा है। उस वस्तु को देखकर वह अपनी जगह पर बेचैन हो गई और सोचने लगी कि क्या ये सच है? राजा शियाओ रोगांग, यह क्या है? ट्रे पर रखे अजीब बीजों को देखकर जी चेंग ने पूछा। शाओ रोगांग मुस्कुराए और बोली, महाराज, ये अनोखे बीज एक देश की मशहूर वस्तु है। इन अद्भुत बीजों को भूनकर पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि ये कड़वे होते हैं, लेकिन बेहद स्वादिष्ट और सेहतमंद होते हैं। सभी को इसमें दिलचस्पी हो गई क्योंकि यह एक विदेशी देश की वस्तु थी और वे इस वस्तु से परिचित नहीं थे, लेकिन ये तथ्य कि यह एक देश से है ने उन्हें इसमें रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। झाओ मिंग की आंखें चमक उठी क्योंकि आखिरकार उसे कुछ दिलचस्प करने को मिल गया था। कोको के बीजों का इस्तेमाल करके अपनी मीठे की तलब मिटाने के कई विचार उसके मन में आने लगे। इस उपन्यास को webnovel.com पर पढ़ें, स्पेस हटा दें। यदि आप इसे कहीं और पढ़ रहे हैं तो यह उपन्यास पायरेटेड है। चोरों का नहीं, मूल लेखक का समर्थन करें और नवीनतम अपडेट प्राप्त करें। सादर कामलिन। अदालती कार्यवाही सुखद ढंग से समाप्त हुई और सभी लोग शियाओ ली के पिता के पास इस विचित्र नई वस्तु के बारे में और अधिक जानने के लिए एकत्रित हुए। जी राजवंश में भी कई विदेशी व्यापारी थे, लेकिन उन्होंने इससे पहले कभी इस गहरे रंग की वस्तु का स्वाद नहीं चखा था। झाओ मिंग अपने कमरे में लौट गई जबकि जी चेंग अपने अध्ययन कक्ष में चले गए। उनका कार्यभार इतना बढ़ गया है कि इन दिनों उनके पास दोपहर के भोजन के लिए झाओ के साथ जाने का भी समय नहीं बचता। वह वेन रू द्वारा दी गई खाता बही की जांच कर रही थी, तभी उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। महामहिम, महारानी ने आपको अपने कक्ष में बुलाया है। नौकरानी की बात सुनकर झाओ मिंग ने अपनी भौहें चढ़ा ली। उसने नौकरानी को 1 मिनट तक घूरते हुए कहा, कृपया महारानी को मेरा संदेश दे दीजिए कि महाराज ने मुझे ऑर्किड पवेलियन जाने से सख्ती से मना किया है। अगर उन्हें कोई जरूरी काम हो तो वे आपके साथ संदेश दे सकती हैं या महाराज के लौटने तक इंतजार कर सकती हैं। उनके लौटते ही मैं उनसे मिलने आ जाऊंगी, उसने संक्षिप्त लहजे में कहा और फिर से हिसाब किताब पर ध्यान केंद्रित कर लिया। अंडरस्को। झाओ मिंग का सीधा जवाब सुनकर नौकरानी आश्चर्यचकित रह गई।
झाओ मिंग इतनी बेवकूफ नहीं थी कि दोबारा अकेले उस जगह चली जाए। पहले भी उसने ये गलती की थी और जी चेंग ने उसे इसके लिए बहुत डांटा था। इसके अलावा वह इस समय वेन जू से मिलने जाकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। ऑर्किड मंडप। जब वेन जू ने दासी से झाओ मिंग का जवाब सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शियाओ रुओगांग भी कक्ष में मौजूद था और उसने सुना कि कैसे एक महारानी ने महारानी मां को अस्वीकार कर दिया। इससे पता चलता है कि वेन जू का कितना महत्व है। चली जाओ। वेन जू ने नौकरानी पर चिल्लाते हुए उसे बाहर जाने के लिए कहा। उसने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उससे बाद में बात करूंगी और उससे कहूंगी कि वह प्रधान रानी का पद शियाओली को वापस दे दे। शियाओली मेरी बेटी जैसी है, मैं उसे कैसे अपमानित महसूस करने दे सकती हूँ। उसके बगल में बैठी शियाओली ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। इस समय वेन जू की कोई अहमियत नहीं है, यहाँ तक कि झाओ मिंग भी उससे डरता नहीं है। वह उसकी मदद कैसे कर सकती है। महारानी, शियाओली मेरी इकलौती बेटी है। मैं तो शुरू से ही यह शादी नहीं चाहती थी। राजा शियाओ रुओगांग की बेटी मुख्य पत्नी कैसे हो सकती है, महारानी क्यों नहीं। इतना ही नहीं, आपके बेटे ने उसे मुख्य पत्नी के पद से भी हटा दिया है। क्या आपको लगता है कि यह सही है। वह नीच परिवार से आई लड़की महारानी की कुर्सी पर बैठी थी, जबकि मुझे एल देश के राजा को उसे महारानी कहकर संबोधित करना पड़ता था। और यहाँ मेरी बेटी अब मुखिया भी नहीं है। क्या आप देख सकते हैं कि यह कितना गुस्सा दिलाने वाला और अपमानजनक है। उसने चिढ़कर कहा। उसके शब्दों को सुनकर वेन जू के होंठ फड़कने लगे और वह अवाक रह गई। उसे भी झाओ मिंग पसंद नहीं है, लेकिन क्या उसके पास कोई विकल्प है। अध्याय 636। यह मेरा अंतिम निर्णय है। झाओ मिंग वेन जू से मिलना नहीं चाहती थी क्योंकि वह जानती थी कि वेन जू उसे सिर्फ चाय पीने के लिए अपने कमरे में नहीं बुलाएगी। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने शियाओली को अभी तक मुख्य रानी नियुक्त नहीं किया होता तो वेन जू कितनी नाराज होती। वह इतनी बेवकूफ नहीं है कि वहां अकेले चली जाए। पिछली बार जब वह गई थी तब तो काफी हंगामा हुआ था। अल्पविराम। अगले दिन आगामी मासिक हरम बैठक की विषयवस्तु पर चर्चा करने के लिए उसकी जियाशी के साथ एक बैठक थी। बैठक के बाद जब वह मुख्य महल में वापस आ रही थी तो किसी के पुकारने पर वह अचानक रुक गई। झाओ मिंग। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली, ये सोचकर कि उसे उसके नाम से किसने पुकारा, न कि महामहिम कहकर या शिष्टाचार का प्रयोग करके। जी चेंग या वेन जू के अलावा कोई भी इतना सक्षम नहीं है कि उसे उसके नाम से पुकार सके। उसने अपने होठों को एक पतली रेखा में सिकोड़ा और चेहरे पर शिकन लिए पीछे मुड़ी। जब उसने देखा कि शियाओली के पिता मुख्य बगीचे में खड़े हैं तो उसने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। हाँ, जी चेंग के सामने तो यह आदमी उसे महारानी कहकर पुकारता ही रहता था और अब झाओ मिंग को। शाओ रुओगांग को झाओ मिंग को खतरनाक निगाहों से देखते देख लूशी घबरा गई। यहाँ तक कि उसे भी उसकी निगाहों से थोड़ा डर लगने लगा। वह इतनी घबराई हुई थी कि उसने झाओ मिंग का हाथ पकड़ लिया और उसे इशारा करते हुए सिर हिलाया कि वह उससे बात न करे। उसे डर था कि अकेले में वह उसकी मालकिन को परेशान न करे। झाओ मिंग मुस्कुराए और उसका हाथ थपथपाते हुए आलस से सीने पर हाथ बांधे हुए शियाओ रुओगांग की ओर मुड़ गई। शियाओ रुओगांग लंबे लंबे कदमों से उसके पास आया और उदास भाव से उसे घूरने लगा। वह उसके सामने खड़ी हो गई, उसने उसे नमस्कार नहीं किया और बिना कुछ कहे उसे घूरती रही। इसी तरह उसने भी उसे नमस्कार नहीं किया और अपने गंभीर भावों से उसे देखता रहा। अगर उसने उसे इस तरह असभ्य तरीके से न पुकारा होता तो वह पहले उसका अभिवादन करती। न तो उसके हाव भाव और न ही उसकी आवाज में विनम्रता थी। उसके सामने चुप रहने पर जिया रुओगांग ने भौहें चढ़ाईं। उसने उसे नमस्कार तक नहीं किया। इस उपन्यास को webnovel.com पर पढ़ें, स्पेस हटा दें। यदि आप इसे कहीं और पढ़ रहे हैं तो यह उपन्यास पायरेटेड है। चोरों का नहीं, मूल लेखक का समर्थन करें और नवीनतम अपडेट प्राप्त करें। सादर कामलिन। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, लगता है महारानी को मेरा महल आना पसंद नहीं आया। उन्होंने अपनी भौहें उठाते हुए ये टिप्पणी की। झाओ मिंग के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने कहा, राजा शियाओ रुओगांग सचमुच दूसरों के मन की बात पढ़ना जानते हैं। आप सही कह रहे हैं। मुझे वाकई आप पसंद नहीं हैं। इस लड़की की अशिष्टता देखकर शियाओ रुओगांग ने दांत पीस लिए। झाओ मिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। क्या तुम्हें याद भी है कि अगर तुम इसी तरह बर्ताव करती रही तो मैं क्या कर सकता हूं। उसने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हुए पूछा। झाओ मिंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे अब भी लगता है कि उसकी धमकियां उस पर असर करेगी।
मुझे नहीं पता कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि आप भूल रहे हैं कि मैं जी राजवंश की महारानी हूँ, चाहे आप एल देश के राजा हो या शियाओली के पिता, आपको मुझे मेरे नाम से पुकारने का कोई अधिकार नहीं है। उसने उदासीन स्वर में कहा। मुझे उम्मीद है कि आप शिष्टाचार का ध्यान रखेंगे और मुझसे बात करते समय अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखेंगे। भले ही आप मुझे पसंद न करते हो, फिर भी मैं बुनियादी शिष्टाचार बनाए रखने की उम्मीद करता हूँ। और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो बाद में जी चेन को आपके बारे में बताने के लिए मुझे दोष मत देना। झाओ मिंग ने गंभीर चेहरे से कहा। वह उसकी बकवास सुनने के मूड में नहीं थी। उसके पास उससे निपटने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण काम था। उसकी बातें सुनकर शियाओ रुओगांग का जबड़ा कस गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आसानी से बहकावे में आने वाली लड़की इस तरह बोल सकती है। झाओ मिंग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। इतनी मनमानी मत करो। अगर तुमने शियाओली को फिर से प्रधान रानी नियुक्त किया तो मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर बाद में मुझे साहसिक कदम उठाने से मत रोकना, उसने धमकी भरे लहजे में कहा। झाओ मिंग ने चिढ़कर कहा, तुम क्या कर सकते हो? जी राजवंश से युद्ध छेड़ना चाहते हो? राजा शियाओ रुओगांग, मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो कि जी राजवंश के साथ गठबंधन करते समय तुम कितने अधिकारपूर्ण तरीके से व्यवहार करते थे। उस समय तुम्हारा पद हमसे ऊपर था, इसलिए तुम पहले मुझ पर दबाव डाल पाए थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप मुझे ये खोखली धमकियां दे सकते हैं? क्या आप जी राजवंश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की हिम्मत रखते हैं? अगर आप इसके परिणामों को झेल सकते हैं तो आगे बढ़ें। उसने लापरवाही से कंधे उचका दिए। वह जानती थी कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा है और उसका फैसला बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि वह न केवल हरम का प्रबंधन करती है और वेनरू के हिसाब किताब देखती है, बल्कि उसे राज्य के मामलों की भी जानकारी है। इस समय जी राजवंश पड़ोसी राज्यों में सर्वोच्च स्थान पर है और कोई भी राज्य उनसे युद्ध छेड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता। यदि उन्होंने ऐसा किया तो इसके परिणाम भयावह होंगे और इससे उन्हें लाभ के बजाय हानि ही होगी। झाओ मिंग के भड़काऊ शब्दों को सुनकर जू रोगांग ने दांत पीस लिए। उसे उकसाते हुए देखकर उसकी मुट्ठियां और कस गईं। झाओ मिंग, आप, अगर बात करने के लिए और कुछ नहीं है तो कृपया मुझे माफ करें। उसने उसे एक औपचारिक इशारा किया और उसके शब्द पूरे होने से पहले ही मुड़कर चली गई। उसका व्यवहार देखकर शियाओ रुओगैंग ने दांत पीस लिए। कोई व्यक्ति इस हद तक कैसे बदल सकता है? अरे, मैं एक बात कहना भूल गई। उसने अपनी बात रोक दी और फिर मुड़ गई। अगर आपको लगता है कि मैं शियाओली को फिर से मुख्य रानी बना दूंगी, तो कृपया ये विचार अपने दिमाग से निकाल दें। आपकी बेटी काम के मामले में बहुत आलसी है और उसे काम करने का कोई तरीका नहीं आता। इसलिए उसके पुनर्नियुक्ति के बारे में मेरा अंतिम निर्णय नहीं है। अगर आप चाहें तो आप उसे व्यक्तिगत रूप से बता सकते हैं। वह मुस्कुराए और लूशी के साथ मुड़कर चली गई। अंडस्को, उसकी बातें सुनकर शाओ रुओगांग अवाक रह गई। वह सचमुच बेशर्म और दुस्साहसी है। अध्याय 637 युआन लेई को गिरफ्तार किया गया। जिन विला। अजीब सपने से जागने के बाद जी मिंग बहुत थकी हुई और बेहद कमजोर महसूस कर रही थी। वह उस सपने को भूल नहीं पा रही थी। उसने बजते हुए फोन की तरफ देखा और आह भरी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपना फोन उठाया। हेलो सोंग शिनो, उसकी धीमी और कर्कश आवाज सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। जिया मिंग, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों है? जिया मिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मिली जुली भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ। आपने किसी काम से फोन किया था? सोंग शिना को अचानक याद आया कि उसने उसे क्यों बुलाया था। ओह हाँ जी मिंग, क्या तुमने खबर देखी? कुछ बड़ा हुआ है, सोंग शिना ने दूसरी तरफ से चिल्लाकर कहा। जिया मिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी और सोचने लगी कि क्या वह इटरनल लव की अच्छी बिक्री या सकारात्मक टिप्पणियों के बारे में बात कर रही है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। फिल्म रिलीज हुए कुछ ही दिन हुए हैं और उसे अभी इतना उत्साहित नहीं होना चाहिए। कुछ बड़ा, उसने उलझन में कहा। उसे सोए हुए अभी सिर्फ 1 घंटा ही हुआ था और उससे पहले उसने इंटरनेट चेक किया था। उस समय देखने लायक कुछ खास नहीं था। हाँ, बहुत बड़ी बात है। ये खबर सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या आपको फिल्म की शूटिंग के दौरान घोड़े वाली घटना याद है? घोड़े ने अचानक ऐसा व्यवहार नहीं किया था, बल्कि उसे नशा दिया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह नशा अवैध रूप से आयात किया गया था। क्या आप जानते हैं कि उस घोड़े को नशा किसने दिया था? उसने उत्तेजित स्वर में पूछा। ये सुनकर जी मिंग ने भौहें चढ़ा लीं। आखिर उसे ये सब कैसे पता चला? कौन?
उसने धीमी आवाज में पूछा। वह सोच रही थी कि उसे सब कुछ कैसे पता है। यह युआन लेई की सहायक है। इसी ने ड्रग्स खरीदी थी और इतना ही नहीं, पुलिस युआन लेई पर भी शक कर रही है। चूंकि वह सहायक है, इसलिए वह खुद ड्रग डीलर को इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकती। सहायक को गिरफ्तार कर लिया गया है और युआन लेई को भी पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया है। अंडरस्को ये सब सुनकर जी मिंग अवाक रह गई। ये सब अचानक कैसे हो गया? उसे पता था कि दादा सू और लीवेई इस मामले में और सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ बहुत अचानक हुआ। हेलो जी मिंग, क्या तुम वहां हो? सोंग शिना ने पूछा जब उसे जी मिंग की तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसने उसे इतनी बड़ी खबर दी है, कम से कम उसे प्रतिक्रिया तो मिलनी ही चाहिए। अरे मैं सुन रहा हूं, लेकिन ये सब हुआ कैसे? मेरा मतलब है, पुलिस को इसके बारे में कैसे पता चला? मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि लाइफ अस्पताल, जो शहर का सबसे बड़ा अस्पताल है और अपनी शोध उपलब्धियों के लिए जाना जाता है, उस दवा का अध्ययन कर रहा था जिसे घोड़े को इंजेक्ट किया गया था। उन्होंने न केवल दवा का पता लगाया, बल्कि दोषियों को पकड़ने में भी योगदान दिया। न केवल दवा बेचने वाला, बल्कि युआन लेई की सहायक भी संदेह के घेरे में है। ये सब सुनकर जी मिंग को गहरा सदमा लगा। इतनी सारी बातें हुई और उसे पहले किसी ने नहीं बताई। ये खबर सुनकर मुझे बहुत गहरा सदमा लगा है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि युआन लेई ऐसा कर सकता है। सोंग शिना के अपनी बात पूरी करने से पहले ही जी मिंग ने फोन काट दिया। अंडरस्को सोंग शिना ने अपने होंठ सिकोड़ लिए क्योंकि उसे अपने दिल की बात खुलकर कहने का मौका नहीं मिला। इस उपन्यास को webnovel.com पर पढ़ें, स्पेस हटा दें। यदि आप इसे कहीं और पढ़ रहे हैं तो यह उपन्यास पायरेटेड है। चोरों का नहीं, मूल लेखक का समर्थन करें और नवीनतम अपडेट प्राप्त करें। सादर कामलिन ... फोन रखने के तुरंत बाद शी मिंग ने दादा सू का नंबर डायल किया। कुछ देर की घंटी बजने के बाद फोन उठाया गया। जिया मिंग ने क्या किया? दादाजी सू, क्या हो रहा है? ये खबर पुलिस और मीडिया तक कैसे पहुंची? शी मिंग ने उनकी बात काटते हुए उत्सुकता से पूछा। दादा सू मुस्कुराए और बोले, ये तो होना ही था। ड्रग्स के बारे में रिपोर्ट तो दर्ज हो चुकी थी, लेकिन इतने समय तक हमारे पास सबूत के तौर पर कुछ भी नहीं था। लेकिन आपके पति आपको न्याय दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। पुलिस की मदद से हमने ड्रग डीलरों को पकड़ा और उन्होंने युआन लेई के सहायक का पता लगाया। ये सब छुपकर हो रहा था, लेकिन युआन लेई की गिरफ्तारी के बाद सब कुछ सबके सामने आ गया। इतना ही नहीं, बुरे लू ने दवा पर शोध पत्र भी प्रकाशित करने का फैसला किया। वह तो बड़ा अवसरवादी है। इसी वजह से अस्पताल सुर्खियों में है। वह अपनी खुशी पर काबू नहीं रख पा रहा था और मानो हवा में उड़ रहा हो। हाँ, वह बूढ़ा आदमी। दादाजी सू बुरे लू की फोन पर खुशी की लहर दौड़ती देखकर हंस पड़े। लीवेई ने न्याय पाने के लिए इतनी मेहनत की, ये सुनकर जिया मिंग थोड़ी हैरान रह गई। दादा सू की बातें सुनकर वह स्तब्ध रह गई। उसने फोन रख दिया और इंटरनेट पर कुछ देखने लगी। एक लेख में बताया गया था कि युआन लेई और उसकी सहायक को अवैध ड्रग्स का इस्तेमाल करने और घोड़े पर इसका प्रयोग करने के आरोप में पूछताछ के लिए ले जाया गया था। क्या ये सच है? क्या उसने घोड़े को नशीली दवा दी? क्या वह जियान यान और शीमिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी? हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि युआन लेई, जो दिखने में मासूम और दयालु लगती है, इतनी डरावनी हो सकती है। उसने न केवल अवैध ड्रग्स खरीदी बल्कि किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की। मुझे युआन लेई से हमेशा ही अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। क्या आपने देखा कि रियलिटी शो के दौरान वो शी मिंग के साथ कैसा बर्ताव कर रही थी? उसने इंटरव्यू में शी मिंग और मिस्टर हान के बारे में भी बड़ी बड़ी बातें कही हैं। वो बहुत ही घिनौनी है। लोग युआन लेई पर इतना दुष्ट होने और किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे थे। हालांकि उनके कुछ प्रशंसक उनका समर्थन करने के लिए भी सामने आए। दोस्तों, आप लोग इतनी जल्दी निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं? युआन लेई से सिर्फ उसके सहायक की वजह से पूछताछ की जा रही है। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। आप उसके सहायक की गलतियों के लिए उसे सीधे दोषी नहीं ठहरा सकते। मुझे जियान यान और शीमिंग के लिए बुरा लग रहा है कि उन्हें इन सब से गुजरना पड़ा, लेकिन युआन लेई अभी तक दोषी साबित नहीं हुई है। पुलिस को फैसला करने दीजिए कि कौन गलत है, जल्दबाजी में निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। युआन लेई और शीमिंग के बीच भले ही अच्छे संबंध न हो, लेकिन मैं ये बात स्वीकार नहीं कर सकता कि वह शीमिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। पुलिस रिपोर्ट का इंतजार करते हैं और बिना किसी सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाते। हाँ, युआन लेई को गिरफ्तार कर लिया गया है और आप लोग अभी भी सबूत मांग रहे हैं।
लेकिन जब उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने शी मिंग के बारे में अफवाहें फैलाई तो आप सबने तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया और उस निर्दोष लड़की को दोषी ठहरा दिया। अब आपकी चहेती से पूछताछ हो रही है, और वो भी अवैध ड्रग्स खरीदने और किसी को नुकसान पहुंचाने के मामले में। फिर भी आप कह रहे हैं कि यह सच नहीं है और सबूत मांग रहे हैं। पाखंडी। यहां तक कि शी मिंग के प्रशंसक भी उनका समर्थन करने के लिए सामने आए। वे युआन लेई के प्रशंसकों द्वारा बेशर्मी से शी मिंग की रक्षा करने के प्रयासों को सहन नहीं कर पा रहे थे। अध्याय 638 मुझे वह चीज ढूंढनी होगी। जिया मिंग ने अपने होंठ सिकुड़े और फोन पर अपनी पकड़ और कस ली। उसने स्क्रीन को घूरते हुए गहरी सांस ली। लीवेई मेरे लिए न्याय दिलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और शेन जिया के शब्दों को याद किया। यह अभिशाप अभी समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि उसे इस श्राप के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी उसे उस चीज को ढूंढने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। अगर अपने लिए नहीं तो लीवेई के लिए तो करना ही होगा। यह आदमी उसकी रक्षा के लिए सब कुछ कर रहा है, भला वह उसका दिल कैसे तोड़ सकती है। वह कल्पना भी नहीं कर सकती कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसे कितना दर्द सहना पड़ेगा। वह खुद भी उसे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। आखिरकार उसे अपनी खुशी मिल गई, वह श्राप की वजह से सब कुछ कैसे बर्बाद होने दे सकती है। किन जिया बैठक के कमरे में सोफे पर लेटी हुई थी और जब उसने ईमेल देखने के लिए अपना फोन उठाया तो उसकी नज़र ताज़ा खबर पर पड़ी। युआन लेई की गिरफ्तारी के बारे में लेख देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अवैध ड्रग्स खरीदने और जानवरों को चोट पहुंचाने के आरोप में युआन लेई को पूछताछ के लिए ले जाया गया है। ये पढ़कर उसके हाथ कांपने लगे। डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। वो तो बस शी मिंग को फिल्म से निकालना चाहती थी, इसीलिए उसने युआन लेई के साथ हाथ मिलाया था। उसी ने युआन लेई को बताया था कि जी मिंग को घोड़ों से डर लगता है और उसी ने घोड़े को खिलाने के लिए दवा का इंतजाम किया था। हालांकि उसने सौदे में हिस्सा नहीं लिया और युआन लेई से अपने सहायक के माध्यम से भुगतान करने को कहा। उसे पूरा यकीन था कि उसका नाम किसी भी तरह से सामने नहीं आएगा। उसे कोई खास दवा नहीं चाहिए थी, बस एक सामान्य दवा जिससे घोड़ा बेकाबू हो जाए। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह मूर्ख एजेंट उसे प्रतिबंधित दवा बेच देगा जो घोड़े को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसी वजह से सब कुछ उल्टा पड़ गया। वो जी मिंग, उसकी किस्मत तो बड़ी ही अच्छी है। इतने जटिल घोटाले से वो कैसे बच निकली। उसने अपने पैर के पास पड़ी कुर्सी को लात मारकर हटा दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि शी मिंग न केवल जिन लिवेई की पत्नी है, बल्कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि इतने सारे घोटालों में फंसने के बावजूद वह आसानी से उनसे बाहर निकल गई। इस तरह के घोटालों की वजह से कई लोगों का करियर बर्बाद हो गया है, लेकिन उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही है। मुझे कुछ करना होगा। अगर युआन लेई पुलिस को सब कुछ बता दे तो क्या होगा? अगर वह उन्हें बता दे कि इन सब के पीछे मेरा हाथ था तो क्या होगा? वह सदमे में सोफे पर बैठते हुए बुदबुदाए। उसने अपने प्रेमी को फोन करके शी मिंग और इस मामले के बारे में कुछ करने को कहा। उसका प्रेमी एक व्यवसाय है और उसने उसका करियर बनाने में बहुत मदद की है। हालांकि वह उससे उम्र में बड़ा है, लेकिन उसे इस बात से कभी कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि कुछ देर बाद उसका फोन फिर बजा। हेलो भाई किन, क्या सब कुछ सुलझ गया? युआन लेई मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे बहुत दुख होगा, उसने नखरे से कहा। इस समय उसे अपने अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं है। युआन लेई को बचाना उसके लिए खुद को बचाना है। किन जिया, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं? लगता है उसने किसी प्रभावशाली व्यक्ति को नाराज कर दिया है। पैसे देने के बाद भी पुलिस इस मामले को नहीं छोड़ रही है। ऊपर से मीडिया के शामिल होने से स्थिति और भी मुश्किल हो गई है। तुम ऐसे दोस्तों से दूर रहो। अगर वह दोषी साबित हो गई तो उसका करियर खत्म हो जाएगा, वो भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसलिए बेहतर है कि तुम इन सब से दूर रहो। फोन रखने से पहले उसने कहा। उसकी बातें सुनकर किन जिया का चेहरा पीला पड़ गया। जब लीवेई शाम को लौटा तो उसका भव्य भोज से स्वागत किया गया। खाने की मेज पर व्यंजनों की भरमार देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने यू मेई की ओर देखा जो बर्तन सजा रही थी और अपनी भौहें ऊपर उठा ली। अरे, मालकिन रसोई में है, वो नूडल्स बना रही है, उसने उसके हाव भाव देखकर जल्दी से कहा। उसने सिर हिलाया और कहा, अगर तुम्हारा काम हो गया है तो तुम जा सकती हो। साथ ही हेड बटलर और बाकी लोगों से भी जल्दी छुट्टी लेने के लिए कह दो। उसने हाथ हिलाकर उसे जाने का इशारा किया। वह खिलखिलाकर मुस्कुराए और जल्दी से दूसरों को अपनी जल्दी छुट्टी के बारे में सूचित करने के लिए चली गई।
रसोई में मौजूद शीमिंग को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि लीवेई क्या योजना बना रही है। बूह, उसने खाना बनाते समय उसे डराने की कोशिश की, लेकिन वह चौंकी नहीं। बल्कि वह धीरे से मुड़ी और उसकी ओर मुस्कुराए। अंडस्को, ये क्या है? तुम तो चौंकी भी नहीं लग रही थी, उसने शिकायत करते हुए कहा और अपने हाथों को अपनी छाती पर बांधकर उसके बगल में खड़ा हो गया। जिया मिंग ने नूडल्स के लिए शोरबा को हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं पहले ही काफी हैरान हो चुकी हूँ। उसने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की, तो तुमने खबर देख ली? उसने शर्मिंदा होकर अपने बाल सहलाए। वह उसे सरप्राइज देने की योजना बना रहा था, लेकिन उसे पहले से ही इसके बारे में पता चल गया था। उसने गैस बंद करते हुए सिर हिलाया। फिर उसकी ओर मुड़कर धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद। उसका पीला चेहरा देखकर लीवेई ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, तुम ऐसी क्यों दिख रही हो? क्या तुम बीमार हो? वह पीली और बेहद कमजोर दिख रही थी। उसे अपनी चिंता देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वह उसे देखती रही जब वह उसे अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए बार बार टोकता रहा। अचानक वह उसके करीब आ गई, जिससे वह चौंक गया। उसने उलझन भरी मुस्कान के साथ उसे देखा। उसने धीरे से अपने हाथों से उसका चेहरा थाम लिया और अपने होंठ उसके होठों से लगा दिए। जब उसने अचानक उसे चूमा तो लीवेई हैरान रह गया। इसके अलावा उसके कोमल भाव थोड़े अजीब लग रहे थे। युआन लेई को मिली सजा पर उसे खुश होना चाहिए था, है ना? लेकिन वह दुखी और उदास लग रही थी। जिया मिंग, उसने उसके होठों के पास धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसने इस अवसर का लाभ उठाया और उसके मुंह में प्रवेश कर गई। अध्याय 639, क्या आप झाओ मिंग हैं? लीवेई उस समय हैरान रह गया जब उसने अचानक अपनी जीभ उसके मुंह में डाल दी। वह स्तब्ध होकर उसे देखता रहा और जब उसने उसकी आंखों में आंसू चमकते देखे तो उसके चेहरे के भाव नर्म पड़ गए। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वह उसकी आंखों के किनारे से बहता हुआ आंसू देख सकता था। उसे रोते हुए देखकर उसका दिल दुख से भर गया। जिया मिंग अभी भी उस सपने से उबर नहीं पाई थी और सोच रही थी कि अगर वह श्राप नहीं टूटा तो क्या होगा। अगर वह उस चीज को ढूंढने से पहले ही कुछ हो गया तो क्या होगा? क्या वह मर जाएगी फिर से? उसकी अस्थिर भावनाओं को भांपते हुए उसने अपना हाथ उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। उसे नहीं पता कि रोती हुई महिला को कैसे शांत किया जाए और इस समय अपनी ईमानदारी दिखाने का यही एकमात्र तरीका है। उसे कमजोर पड़ते देख उसने पहल की और चुंबन को और गहरा कर दिया। जब उसके हाथ उसके शरीर पर घूमने लगे और नीचे की ओर बढ़ने लगे तो वह कराह उठी। उसने चुंबन तोड़ा और कमजोरी से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया, साथ ही उसे कसकर गले लगा लिया। उसका हाथ उसकी पीठ और नितंबों पर सहलाता रहा। वह उसके रेशमी बालों की ताजी और सुगंधित खुशबू को सूंघते हुए उसकी खुली हुई पतली गर्दन को चूमने लगा। लीवेई, उसने धीमी आवाज में उसे पुकारा। हम, उसने उसके कान की लोब को चूमते हुए जवाब दिया। क्या हम बात कर सकते हैं? उसने गंभीर स्वर में कहा। वह रुक गया। उसे महसूस हो गया था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। वह इस समय बेहद गंभीर दिख रही थी। उसके आलिंगन में उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन वह उसमें व्याप्त भय और कंपकंपी को महसूस कर सकता था। वह सीधा खड़ा हुआ और उसके कंधों को पकड़ लिया। उसने गंभीरता से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या कुछ हुआ है? उसका पीला चेहरा और नम आंखें देखकर उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसे इस हालत में देखकर उसका दिल दुख से भर गया। क्या हुआ? क्या युआन लेई के कारनामों का खुलासा करके उसने गलती की? लेकिन क्या उन्होंने पहले इस बारे में बात नहीं की थी? फिर क्या? उसने अपने निचले होंठ को दबाया और उसके गंभीर भावों को देखा। अनेक भावनाएं उसके मन में उमड़ पड़ी क्योंकि वह जानती थी कि अगर आज नहीं तो शायद वह हमेशा के लिए ऐसा नहीं कह पाएगी। इसके अलावा यह ऐसी बात है जिसे वह उससे हमेशा के लिए छिपा नहीं सकती। वह अब उसका पति है, न केवल नाम का बल्कि उसने उसे दिल से स्वीकार कर लिया है। प्यार का इजहार करने के बाद भी वह उसे अंधेरे में कैसे रख सकती है? किसी से प्यार करने का मतलब है अपने सारे राज और अतीत उस पर सौंप देना। पति पत्नी होने का अर्थ केवल बिस्तर या जीवन में ही साथी होना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सबसे बड़े डर और रहस्यों के साथी होना है। चलो पहले बाहर चलते हैं। उसने उसकी कमीज का किनारा पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। वह स्तब्ध था और बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलता रहा। इस उपन्यास को webnovel.com पर पढ़ें, स्पेस हटा दें। यदि आप इसे कहीं और पढ़ रहे हैं तो यह उपन्यास पायरेटेड है। चोरों का नहीं, मूल लेखक का समर्थन करें और नवीनतम अपडेट प्राप्त करें। सादर, कामलिन, अल्पविराम। वह उसे बैठक में ले गई और सोफे पर बिठा दिया। वह खुद उसके बगल में बैठ गई।
उसने आसपास के लोगों को देखने के लिए नजर घुमाई, लेकिन लीवेई ने कहा, मैंने उन्हें जल्दी छुट्टी दे दी है। आप आराम से बात कर सकती हैं। उसने देखा कि वह घबराई हुई और दूसरों से सावधान लग रही थी। उसकी बातें सुनकर वह शांत हो गई और मन ही मन खुद को शांत करने के लिए सिर हिलाया। लीवेई ने उसके हाव भाव देखकर घबराकर सांस ली, क्योंकि किसी रिश्ते में चलो बात करते हैं शब्द आपको असहज महसूस करा सकता है, और इस समय उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे से थाम लिया। लीवेई, मैं उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करे। उसने अपना दूसरा हाथ उसके हाथ पर रखा और धीरे से थपथपाते हुए कहा, शांत रहो, आराम से सोचो और जो भी तुम्हारे मन में हो बोलो, मैं सुन रहा हूं। उसके शब्दों को सुनकर उसका गला भर आया और उसकी नम आंखों में आंसू आने लगे। उसके होंठ कांपने लगे और दोबारा बोलने से पहले उसने कुछ सांसें ली। लीवेई, मैं तुम्हें बहुत समय से कुछ बताना चाहता था। दरअसल जिस दिन मैं कोमा से जागा उसी दिन से मैं तुमसे कुछ छिपा रहा हूं, एक राज जो शायद तुम्हारे लिए असहनीय हो। इस समय वह उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी आंखों में उसके लिए नफरत न दिख जाए। हालांकि नफरत नहीं, फिर भी उसका राज कुछ ऐसा था जिसे वह स्पष्ट रूप से समझा नहीं सकती थी। मुझे नहीं पता कि यह सुनकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मैं वह हिचकिचाई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे बताए कि वह ज़ीमिंग नहीं है। वह बोलना तो चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके शब्दों को सुनकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने उसकी आंसू भरी आंखों को देखा और उसके डरे हुए और असुरक्षित भावों ने उसे असहज कर दिया। ज़ियामिंग, शांत हो जाओ, तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम ज़ियामिंग नहीं हो, उसने उसकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा। अंडरस्को। उसके शब्दों को सुनकर वह स्तब्ध रह गई। उसका रोना बंद हो गया। उसने अपना सिर उठाया और बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगी। क्या उसने सही सुना? रुको, यह कोई भ्रम तो नहीं है ना? यह भ्रम ही होना चाहिए, वरना उसे कैसे पता चलेगा कि वह ज़ीमिंग नहीं है। वह सदमे में उसे घूर रही थी और उसके होंठ कांप रहे थे। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव देखकर लीवेई का बचा हुआ संदेह भी दूर हो गया और उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसे इस बात का पूरा यकीन नहीं था, लेकिन उस अजनबी औरत और बाईजू की बातें अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थीं। उसने अनुमान लगाया था कि यह उसके व्यवहार में अचानक आए बदलाव की वजह हो सकती है, लेकिन वह निश्चित नहीं था। हालांकि उसके चौंकाने वाले हाव भाव ने उसके सारे संदेह दूर कर दिए। उसने आह भरी, तो वह सही था। लीवेई, तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम दोहरा सकती हो? मुझे सुनाई नहीं दिया। उसने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने सही सुना है। उसने बेबसी भरी मुस्कान बिखेरी और कहा, मुझे पता है कि तुम ज़ीमिंग नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हें हमेशा की तरह प्यार करता हूं। तो अब रोना बंद करो, रोते हुए तुम बदसूरत दिखती हो। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछे। रोते हुए उसने मुंह फुला लिया। एक पल के लिए वह भूल गई कि किस बात पर रो रही है। क्या इसलिए कि उसे पता चल गया है कि वह शीमिंग नहीं है, या इसलिए कि उसने उससे बदसूरत कहा? उसके रूठे हुए चेहरे को देखकर वह हल्की सी हंसी हंस पड़ा और उसने अपनी हथेलियों को उसके चेहरे पर रगड़ा। अध्याय 640। तुम गायब नहीं होगे, है ना? उसके शब्दों को सुनकर ज़ीमिंग का रोना बंद हो गया। उसने अपने आंसू पोंछे और हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। वह इतना शांत कैसे दिख सकता है, और उसके बारे में पता चलने के बाद भी उसने कुछ क्यों नहीं कहा? या फिर वह किसी और बात की बात कर रहा था? उसे अभी भी यकीन नहीं था कि वह उसके रहस्य के बारे में बात कर रहा था या किसी और चीज के बारे में। तुम्हें क्या पता? मतलब तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या कहने वाली हूँ? उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए उसने जो मन में आया वही कह दिया। उसका दिमाग सुन्न था और वह किसी और चीज के बारे में सोच नहीं पा रही थी। उसे इस तरह व्यवहार करते देख वह मुस्कुरा उठा। उसका उदास मन उसकी प्यारी अदाओं को देखकर खुशी से भर गया। उसने अपना हाथ उठाया और प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम ज़ीमिंग नहीं बल्कि झाओमिंग हो, है ना? अंडरस्को डॉट। वह हैरानी से उसकी ओर देखने लगी और बोली, कैसे? मेरा मतलब, आखिर कैसे? उसने आह भरी और पूछा, तुम्हें याद है तुमने सड़क पर एक महिला का इलाज किया था, डॉक्टर लू की चाची का? उसने उस महिला को याद करते हुए सिर हिलाया। अगले दिन एक अजनबी महिला मेरे दफ्तर में आई। उसने अपना परिचय शेनजिया के रूप में दिया। उसने दावा किया कि वह आपकी चाची है, लेकिन उसने कहा कि आप शीमिंग नहीं बल्कि झाओमिंग हैं।
शेन जिया के शब्दों को याद करते हुए उसने कहा। शी मिंग ने अपने होठों को एक पतली रेखा में सिकोड़ लिया, ये जानते हुए कि शेन जिया उससे मिलने आई थी, लेकिन केवल वह उससे मिल नहीं सकती थी। उस समय मैंने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और मुझे लगा कि वह बकवास कर रही होगी। लेकिन कई ऐसी बातें हुई जिन्हें समझाना मुश्किल था। अचानक आपको खाना बनाना आ जाता है, आपको चीनी चिकित्सा का ज्ञान हो जाता है और आप किसी भी पारंपरिक चिकित्सक से बेहतर एक्यूपंक्चर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, तुम्हारा रवैया, बोलने का तरीका, खाने का तरीका, सब कुछ बदल गया। सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही वैसा था। मैंने कई बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उनका मुझ पर गहरा असर हुआ। उसने याद करते हुए कहा कि इस नजरिए से सोचने पर सब कुछ कितना साफ लगने लगता है, मानो उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए हों। फिर मैंने झाओ मिंग और झाओ बाई के बारे में पता लगाने की कोशिश की, जिनका आपने पहले जिक्र किया था। तब मुझे पता चला कि चीनी चिकित्सा के महान गुरु झाओ बाई की एक बेटी थी जिसका नाम झाओ मिंग था। इतना ही नहीं, वह जी राजवंश की महारानी भी थी। मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वास्तव में झाओ मिंग नाम की एक लड़की थी और वह झाओ बाई से भी संबंधित थी। आप भी हमेशा महारानी शब्द पर प्रतिक्रिया देते हैं। मैं तुम्हारे बारे में बस इतना ही जानता हूँ। हालांकि यह महज एक अनुमान था, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया देखकर अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। तो तुम झाओ मिंग हो, है ना? उसने धीमी आवाज में उससे पूछा, उसकी ओर देखते हुए। जिया मिंग की मुठ्ठियां कसकर भींची हुई थीं। उसे और भी ज्यादा अपराधबोध हो रहा था ये जानकर कि वह उसके बारे में सब कुछ जानता था और वह बेशर्मी से उससे झूठ बोल रही थी। लीवेई, उसने धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसने उसकी पीठ सहलाते हुए गुनगुनाया और इस बार उसने उसे रोना बंद करने के लिए नहीं कहा। कभी कभी रोने को रोकना बेहतर होता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। भले ही मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ, फिर भी मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए, उसने रुंधे हुए गले से कहा। उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। उसकी निगाहों में संदेह देखकर वह डर गई, लेकिन उसके कोमल भाव देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने आह भरी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे पहले कुछ नहीं बताया। इस तरह मुझे तुम्हें जानने का मौका मिला और हमारा रिश्ता अब इतना स्थिर हो गया है कि मैं किसी भी अजीब या अप्रिय खबर को झेल सकता हूँ। बस एक ही चीज है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो है हमारा बिछड़ना। जीमिंग, नहीं झाओ मिंग, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? कहानियों की तरह तुम गायब नहीं होगे, है ना? तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, है ना? उसके असुरक्षा भरे सवालों को सुनकर उसका दिल दुख उठा। वह उससे कोई जानकारी या उसके अतीत के बारे में और कुछ नहीं पूछ रहा था, बल्कि उससे अपने साथ रहने का अनुरोध कर रहा था। इस उपन्यास को webnovel.com पर पढ़ें, स्पेस हटा दें। यदि आप इसे कहीं और पढ़ रहे हैं तो यह उपन्यास पायरेटेड है। चोरों का नहीं, मूल लेखक का समर्थन करें और नवीनतम अपडेट प्राप्त करें। सादर, कामलिन। ये शब्द सुनकर कौन सी लड़की मजबूत बनी रह सकती है? उसका दिल पिघल गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस तरह रोते देख वह बेबस हो गया। उसने उसे गले लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। कुछ समय बाद, जब वह शांत हो गई, तो वह सीधी होकर बैठ गई और उसकी ओर देखने लगी। उसने उसके आंसू पोंछे और पूछा, अब कैसा लग रहा है? उसने सिर हिलाया। वह उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार थी, लेकिन उसने अपनी उंगली उसके होठों पर रखी और कहा, अभी नहीं। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले चलो खाना खाते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुमने जो दावत तैयार की है वह बर्बाद हो जाए। उसने होंठ सिकोड़कर सिर हिलाया। उसे खुशी थी कि उसने उसे शांत होने के लिए कुछ समय दिया। इस तरह उसे भी आराम करने का समय मिल जाएगा। खाने की मेज पर वे चुपचाप खाना खा रहे थे। शी मिंग ने चॉपस्टिक से खाना खाते हुए उसकी तरफ एक नजर डाली। उसके चेहरे पर उदासीनता और ठंडक साफ झलक रही थी। उसका दिल बैठ गया क्योंकि उसने उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। कम से कम उस दिन से तो नहीं, जब उन्होंने अपने रिश्ते को गंभीरता से लेने का फैसला किया था। खाना खत्म हुआ और उस दौरान किसी ने कुछ नहीं कहा। ये वह खाना नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। उसने अपने निचले होंठ को दबाया और सोचने लगी कि क्या उसने अपनी पहचान उजागर करके कोई बड़ी गलती कर दी है। हालांकि उसे उसकी पहचान पर संदेह था, लेकिन इसके बारे में बोलने से मामला और भी पेचीदा हो गया था। रात के खाने के बाद लीवेई ऊपर गई और उसकी तरफ देखे बिना बाथरूम में चली गई। वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चली और सोचने लगी कि वह कब उसकी तरफ देखेगा। जब वह नहाने के लिए बाथरूम में गया तो वह चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई।
वह बिस्तर के किनारे बैठी थी और घबराहट के कारण ठंडे पड़ चुके अपने हाथों को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और भावनाओं के आवेश में आकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या महसूस कर रही है। ये खालीपन और सूनापन उसे बेचैन कर रहा था। उसे घुटन और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। बस उसका रोने का मन कर रहा था। उसे डर था कि लीवेई को इस बात से आपत्ति हो सकती है कि वह इस दुनिया में आने से पहले ही शादीशुदा थी। वह जानती है कि वह इतना सती नहीं है और यह सोचना बहुत बेतुका है, लेकिन इस समय वह इससे भी बुरी स्थितियों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही है। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।